10 साल पहले अगर 400 लाख करोड़ भारत को सीधे मिल गया होता तो क्या क्या हो सकता था। भारत कर्ज मुक्त हो सकता था, भारत की डॉलर डेफिसिट तुरंत खत्म हो सकती थी, भारत का रुपया, क्योंकि डॉलर डेफिसिट खत्म हो जाता, भारत का कर्ज खत्म हो जाता, तो 1 रुपया बराबर 1 यूरो या 1 रुपया बराबर 1 डॉलर वो अपने आप ही हो जाता, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत ही नहीं होती किसी की। हमें एफडीआई की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तब भी, आज भी, आगे भी, कभी भी। भारत को कभी भी एफडीआई की जरूरत नहीं थी, आगे भी नहीं है। अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री भारत को मिल जाए तो, जो उम्मीद अब राहुल गांधी से लोग लगा रखे हैं या कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि आगे भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का वादा करेगा, और इसके लिए हम अपने लेवल से जितनी बड़ी ताकत जो भी हमारे पास होगा सब झोंक करके इसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी मांग एक, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए आज भी, क्योंकि काला धन एज इट इज वही का वही वैसे ही है। ये चोर हैं, चोरों से मिल गए, लेकिन खर्च कितना करेंगे। मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं कि ये अधिक से अधिक एवरेज मैं समझता हूं 20 से 30 लाख करोड़ से ज्यादा ये लोग खपा नहीं पाए होंगे, खर्च नहीं कर पाए होंगे। अगर मान लीजिए 30 लाख करोड़ ये खपा भी गए, खर्च भी कर गए, तो भारत को 570 लाख करोड़ मिलेगा अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री भारत को मिल जाए, जो पहुंचने के बाद, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि संसद में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। 2 ही रास्ता होता है, 2 ही कानून काले धन को वापस ला सकता है। ऐसा राजीव गांधी भी बोल चुके हैं, माफ कीजिएगा, राजीव दीक्षित भी बोल चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, दूसरे देशों का उदाहरण देकर बता चुके हैं। 2 ही रास्ता है, एक या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे काले धन के लिए कि हमारे देश का पैसा है, हमारे देश को मिलना चाहिए, और या तो संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून पास हो। 2 ही रास्ता। नरेंद्र मोदी ने इन दोनों रास्तों को नहीं चुना। वादा पूरा 4 साल 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2014 तक यही करते रहे, हर मंच से ये बोलते रहे, अपने दलालों से बुलवाते रहे। अब रामदेव जैसे दलाल पैसे लेकर मुंह बंद कर लिया, अपनी भाषा बदल ली, अपनी चाल बदल ली। दूसरे और भी भगवा दलाल अपनी चाल बदल ली, अपनी भाषा बदल ली। आरएसएस जैसा जो सिर्फ देशद्रोह के लिए ही जाना जाता है, यहां भी आम आदमी से छल किया, कपट किया, देशद्रोह किया, गद्दारी की, उसने भी अपनी भाषा बदल ली। क्या एक बार भी आरएसएस ने पूछा नरेंद्र मोदी से कि काला धन कहां है, किसके पास है? अब दूसरा मुद्दा, एक पक्ष तो यह है कि अगर काला धन सीधे देश को मिल गया होता, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो गया होता, तो भारत को विश्व गुरु झूठ का बनाने की नरेंद्र मोदी को नहीं जरूरत थी। अमृत काल का कह करके विश्व काल देश पर थोपने की भी जरूरत नहीं थी। सचमुच भारत विश्व गुरु बन जाता, कहने की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश युगों युगों से रहा है, आज भी है। दुर्भाग्य यह है कि भारत के लोग जो भारत की गद्दी पर बैठते हैं वो ईमानदारी नहीं कर पाते। उनको वो भारत को कभी आज तक अगर कहा जाए तो शुद्ध एक ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद देश कर रहा था। नरेंद्र मोदी तो चोरों के चोर निकले, चोरों के सरदार निकले।
अपने भाई बंधुओं को देखकर अपने गिरोह में शामिल हो गए, उनको बचाने लग गए। अब मैंने कहा कि तो एक सवाल आपके मन में होगा कि मैं ये कैसे कह सकता हूं कि 80% लोग नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूं? जब नरेंद्र मोदी एसआईटी गठित किया तो उन्होंने बड़े जोश में थे। तो आपको याद होगा कि 2-3 महीने के अंदर ही 3 नामों को डिक्लेयर कर दिया कि इनके पास काला धन है। वो तीनों इनके भाई बंद थे और तीनों ने ताल ठोक कर यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया है, यानी मैं भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है। फिर मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मेरा नाम क्यों ऐसे बदनाम किया जा रहा है? आप जानते होंगे उसके बाद से आज तक वो जिंदा भी हैं या कहीं मर गए या कहीं मार दिए गए, खपा दिए गए, ये पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, नहीं मिलता। जिनके नाम डिक्लेयर किए गए थे वो आज कहां हैं, गूगल से या दूसरा जो माध्यम है पता नहीं चलता। उन 3 नामों को दबाने में नरेंद्र मोदी को नानी याद आ गई और तब इन्होंने एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को दिया और बोला आज के बाद से किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब स्विस बैंक ने खुद ही दे दिया है और बोल दिया बोल सकते हो आप, तो आप क्यों नहीं बोलोगे? फिर भी नहीं लोगों को बताया गया कि कालाधन किसका है, किसका है। यह इसलिए छुपाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी को हिस्सेदारी लेनी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को नहीं देना था। काले धन को बचा करके अपने अंडर में कुछ गुजराती चोरों के जरिए पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे। अडानी को आगे करके यही किया गया है। मैंने कई बार आपको बताया है कि धमका करके अलग अलग तरीके से थ्रेट करके कंपनियों को, अडानी को दिलवाया गया। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और अडानी को वैसे ही आप जानते हैं, मैंने कई बार यह बताया कि अडानी पोर्ट दिलवाया गया, अडानी को सारे पोर्ट जो पोर्ट हैं पोर्ट दिलवाया गया। शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं दिलवाई गई? क्योंकि अगर पोर्ट अडानी के पास रहेगा तो शिपिंग कंपनी तो उनकी है। जिसकी शिपिंग कंपनी है उसको एक नोटिस जारी करेंगे कि अगर मेरे पोर्ट पे आना है अपनी जहाज लेकर तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, x। अब उसको उतना फायदा नहीं होगा, बोलेगा भाई ऐसा करो कि तुम शिपिंग कंपनी ही ले लो। यानी पोर्ट खरीदने का प्लान इसलिए था क्योंकि सारी शिपिंग कंपनियां, मतलब पानी से जल मार्ग पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के कब्जे में हो। अडानी का आप नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वो सारी कंपनियां मोदी की हैं। तो मोदी का यह प्लान था कि पूरी की पूरा जल मार्ग हमारे कब्जे में हो जाए। कर लिया पूरा का पूरा। उन्होंने एयर इंडिया नहीं खरीदा, अडानी ने एयर इंडिया नहीं खरीदा, अडानी ने इंडिगो नहीं खरीदा, अडानी ने एयरलाइंस कंपनी नहीं बनाई या नहीं खरीदा। उन्होंने क्या खरीदा? एयरपोर्ट। और जबरदस्ती एयरपोर्ट अडानी को दूसरों से छीन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एयरलाइंस तो कभी भी वो ट्रांसफर हो सकता है। एयर इंडिया को एक नोटिस भेजेंगे, आज वो टाटा चलाती है, अडानी एक दिन नोटिस एक निकालेंगे कि हम इतना पैसा लेंगे अगर हमारे यहां लैंड करोगे तो हमारा चार्ज ये है। नहीं दोगे तो छोड़ दो, बंद कर दो, हम नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? हवा में रखेंगे, पार्क करेंगे। एयर इंडिया, रतन टाटा क्या करेंगे? हवा में पार्क करेंगे अपनी फ्लाइट? नहीं ना, उनको तो उतारना पड़ेगा जमीन पे उतारेंगे तो कहां उतारेंगे? लखनऊ एयरपोर्ट पे, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, चेन्नई कहां उतारेंगे? और वो अडानी का है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब एयरपोर्ट खरीद लिया तो ऑटोमेटिक सारी एयरलाइंस कंपनी अडानी की हो गई, माने मोदी की हो गई। समझ गए? दूसरा खेल। तीसरा खेल रोड। ज्यादातर रोड उनको दिया गया, बनाने के लिए भी, चलाने के लिए भी। और कोल माइनिंग्स, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स थे सबका सब अडानी को दिया गया।
बिजली, सब कुछ अडानी को दिया। वो क्यों भाई? अगर बिजली अडानी बना रहे हैं, आप फैक्ट्री कैसे चलाओगे? वो अडानी के बगैर तो चला नहीं सकते, क्योंकि बिजली अडानी देगा। अडानी बोलेगा मैं बिजली नहीं दूंगा, मैं तो इतना ये रेट लूंगा आपसे बिजली का। तो आप सोचोगे अब तो मुश्किल है, मैं नहीं चला सकता, इस रेट में नहीं दे सकता, तो दे दो, छोड़ दो। वो अडानी को तो चाहिए ही चाहिए। माने पूरा योजना नरेंद्र मोदी की ये थी कि सारा देश उनके कब्जे में हो जाए, सारे देश पर अकेले नरेंद्र मोदी यानी अडानी का कब्जा हो जाए। अब अडानी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, फिर इस एक बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह ही दिया और नरेंद्र मोदी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो सारी अडानी की ग्रुप मतलब नरेंद्र मोदी की बेनामी प्रॉपर्टी, तो नरेंद्र मोदी का हो जाए। तो नरेंद्र मोदी की योजना यह थी कि भारत में प्रधानमंत्री कोई कभी बदल ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी व्यापारिक रूप से भारत पर कब्जा करना चाहते हैं और कर रहे हैं।